वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं नव्या नेहाल, आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज से आपको कोर्स कोड बायोकेम बीटी 311 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का यूनिट 2 फूड कॉम्पोजिशन एंड केमिस्ट्री ऑफ वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाऊंगी। ये सब आउटलाइंस है जिसको हम इस पीपीटी स्लाइड्स में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, तो पहले हम फूड यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे हेल्थ पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वो हम सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिसे कि हम फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये तो हो गया फूड का। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व वो होते हैं कि हमने कुछ भी खाने में खा लिया, लेकिन वो खाना हमारे विकास के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना अच्छा है, वो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा हो रहा है वो खाना। तो न्यूट्रिशन के तौर पे, यानी कि पोषक तत्व के तौर पे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम लेते हैं अपने हर रोज के डाइट में, यानी कि खाने पे, भोजन में हम उसे लगभग लेते हैं हर रोज। तो जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है उन पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शर्करा, फैट्स जिसे हम चर्बी भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड और विटामिन्स। इन सब के अलावा भी भोजन में लगभग 40 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पानी की, वाटर। वाटर और उसके अलग तरीके के फॉर्म्स, यानी कि उसके अलग तरीके के प्रकार, और कितने प्रकार के होते हैं वाटर, किस तरह के होते हैं। तो वाटर की जब हम बात करते हैं पानी की, तो हम सबको पता है कि जो पानी है उसका एक जनरल फॉर्मूला है जो कि बनता है H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ आपस में जुड़ते हैं, और इन तीनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये तीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि पानी बनाते हैं, वाटर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही वीक बॉन्ड माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वीक बॉन्ड है तो वो टूट सकता है। अब तोड़ने के लिए अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमें उन्हें तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं? या तो हम उसमें कुछ भी चीज़ मिला दें, जैसे कि हमने चीनी मिला दिया तो वो उसमें अच्छे से घुल जाता है, पानी में चीनी घुल जाता है। या फिर हम उसको गरम कर दें, तो जो गरम करने का टेम्परेचर होता है वाटर का, यानी कि जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है लगभग 100%, प्रतिशत नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो इसलिए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे। अब वाटर के
को हमने 3 प्रकार में विभाजित कर दिया। पहला है फ्री, जो कि आराम से हमारे शरीर में घूम रहा है। जैसे हमने कोई भी पानी पिया तो वो हमारे शरीर में ऐसे फ्रीली मूव कर रहा है। दूसरा है एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड यानी कि वो किसी भी सेल या किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, यानी कि सोख लिया जा रहा है। तीसरा है बाउंड। जो बाउंड होता है वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि चीनी या नमक। हमने पानी में चीनी या नमक डाला तो वो सब आपस में एक दूसरे से घुल जाते हैं। अब पानी की बात आती है और फूड की बात। तो जो ह्यूमन बीइंग यानी कि जो एक, अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो जो नॉर्मल इंसान के शरीर का वजन होता है उसमें टोटल 60% पानी का वजन आता है। मतलब कि 60% बॉडी वेट पानी का होता है। नेक्स्ट अगला है कि खाने में पानी का क्या रोल है। अच्छा भी रोल होता है कुछ चीज़ों का, बुरा भी रोल होता है। रोल मतलब इफ़ेक्ट, प्रभाव। ठीक है, तो खाने में पानी का जैसे कुछ रोल हो जाता है, यानी कि प्रभाव होता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए हमने खाने में चावल बनाया, अगर हमने उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो आप देखेंगे कि वो उसको जैसा एक होता है कि अलग अलग सा चावल, वैसे से नहीं होगा। मतलब कि उसका जो टेक्सचर है, मतलब कि वो देखने में जैसा है या स्वाद में जैसा आता है, उस पे प्रभाव पड़ेगा पानी कम या ज़्यादा होने से। और अगर जैसे हमने पानी कम डाल दिया तो वो एकदम ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, कई बार कच्चा रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब है हिंदी में कि इसको हम कितने समय तक रख सकते हैं बिना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या फंगस होते हैं, उनसे हम कितने समय तक उनको बचा सकते हैं। जैसे कि जो आपने देख रखते होंगे आपके घर में, जैसे कि जो भी ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू, ये सब काफ़ी दिन तक चल जाते हैं अगर हम इसे सूखा सूखा स्टोर करें तो। क्योंकि इनमें जो मॉइस्चर का प्रतिशत होता है, यानी कि जो पानी का कंटेंट, पानी का जो प्रतिशत होता है एब्जॉर्ब करने का, वो कम होता है। तो जो पास्ता होता है, जो बच्चे खाते हैं आजकल पास्ता, उसको भी हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं बिना ख़राब हुए। लेकिन जैसे कि जो फ्रेश मीट, यानी कि ताज़ा मांस, मार्केट से गया, कोई भी ताज़ा मांस ले आया कि हाँ बनाना है, अगर हमने उसको 1 दिन या 2 दिन उसको हमने बाहर रख दिया, फ्रिज में भी नहीं रखा, बाहर रख दिया, तो आप देखेंगे उसमें से एक सड़ने की बहुत ही गंदी सी बदबू आने लगेगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें पानी की प्रतिशत ज़्यादा होती है, यानी कि वो गीला होता है और पानी उसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वो जल्दी ख़राब हो सकता है। ऐसे ही हमारा ब्रेड हुआ, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कई बार लोग ले लेते हैं, या फिर अपने अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से। तो वैसे ही ब्रेड हुआ,
आटा हुआ, आटा में भी अगर हमने पानी रख दिया, आप देखेंगे भी कि अगर हमने आटा में आटा को ऐसे गूंद करके या पानी में ऐसे घोल करके रख देंगे तो 4-5 घंटे बाद अगर वो बाहर रहता है तो उसमें एक खमीर जैसा उठ जाता, अजीब सा वो हो जाता है। और अगर वही आटा हमने एक दिन के लिए बाहर छोड़ दिया तो अगले दिन वो खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को हम हिंदी में शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बनता कैसे है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम तोड़ते हैं, इस शब्द को अगर हमने तोड़ा तो दो शब्द में तोड़ दिया, एक हो गया कार्बो, दूसरा हो गया हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब वाटर यानी कि पानी। तो सिंपल सी बात है कि हाइड्रेट्स का मतलब अगर पानी हो रहा है तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स तो होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H2O यानी कि वाटर। और कार्बन, तो यहाँ पे हमने कार्बन लगा दिया। अब एन यहाँ पे जो स्मॉल एन लिख रखा है उसका मतलब ये है कि अलग अलग कितने इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, कितने इसमें शुगर यूनिट्स ऐड हो रही हैं टोटल में। तो उस हिसाब से इसके जो नंबर होते हैं वो बदलते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर को जो ताकत मिलती है, जो मेन एनर्जी होती है, एनर्जी सोर्स हम कह सकते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमें हमारे शरीर को ताकत देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शर्करा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शर्करा को अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से देखें तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें शर्करा की प्रतिशत ज़्यादा होती है एनिमल्स से, यानी कि जानवरों के कंपैरिजन में पौधों में शर्करा की प्रतिशत ज़्यादा होती है। ये जो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया सिंपल शर्करा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि एकदम सिंपल, इसमें ना कोई आपकी बॉन्डिंग होती है, ना आपके एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स का तो मतलब पता ही होगा, शर्करा ही होता है, ना आपके एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। तो इसीलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को जब आगे डिवाइड किया जाता है तो वो मोनोसैक्राइड्स में सिर्फ डिवाइड होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स कुछ तो होगा इसमें, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं शुगर के और वो आपस में बाउंडेड हो सकते हैं किसी चीज़ से, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दिया गया। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके तीन तरह के होते हैं, डाइसैक्राइड्स, पॉलीसैक्राइड्स और ओलिगोसैक्राइड्स। जो पॉलीसैक्राइड्स होते हैं ये फिर से आपके शुगर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे दो भाग में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है होमोपॉलीसैक्राइड्स और दूसरा है हेट्रोपॉलीसैक्राइड्स। अब हम बात करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में एक ही आता है, वो है हमारा मोनोसैक्राइड्स। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक या फिर अकेला, और सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, मिठास जिसे हम कह सकते हैं। चीनी नहीं, यहाँ पे हम चीनी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, मिठास का उपयोग करेंगे।
तो मोनोसैकेराइड्स हो गया आपका वन सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड भी आगे जाकर दो भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हमने इसे डिवाइड कर दिया। दूसरा होता है आपका कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो रिंग होती है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उस हिसाब से भी इनके कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। कार्बन एटम के नंबर के हिसाब से अलग अलग इनके एग्जाम्पल्स हैं, और कार्बन एटम्स की भी इनकी एक क्षमता है, लिमिट है कि ये सिर्फ 3 से 7 के बीच में हो सकते हैं। मतलब कि 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल का एक शुगर मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है, 4 कार्बन के फॉर्म में एक शुगर हो सकता है, या 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ऐसे। जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में, या फिर उनके पास जो उनके शरीर में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो सिर्फ 6 कार्बन एटम के कार्बोहाइड्रेट्स को, शर्करा को पचा सकता है। और जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो 7 कार्बन एटम के शर्करा को पचा सकते हैं, पचा करके उसको अपने ताकत के लिए, अपने एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 4 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन और भी एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, मोनोसैकेराइड्स के। ज़्यादातर हमें पता है कि ग्लूकोज की बात तो सबको ही पता होगी कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती या बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, या डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर से काफ़ी ज़्यादा अगर पानी निकल रहा है बाहर, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इन्हें ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी आपका, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज आपका एनर्जी सोर्स माना जाता है। मतलब कि जो हमारे शरीर की जो ताकत का स्रोत है वो हमारा ग्लूकोज है। फिर आता है हमारा गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और राइबोज। राइबोज जो है वो हमारे 5 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है। जैसे कि हमारे शरीर में डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब 5 कार्बन एटम से मिलके बना होता है। लेकिन जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये सब 6 कार्बन एटम से मिलके बने होते हैं। दूसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये पहला पार्ट है जिसे कि हम डाइसैकेराइड कहेंगे। डाइसैकेराइड होता क्या है? डाई का मतलब 2 होता है, और सैकेराइड का मतलब, जैसा मैंने बताया पहले, मिठास होती है। तो जो डाइसैकेराइड 2 हो गया, 2 का मतलब कि 2 अलग अलग शुगर के यूनिट से मिल करके, आपस में मिल करके ये अपना फॉर्मेशन करते हैं, अपनी उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि हमने कह दिया सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट किससे मिलके बना होता है? सोडियम और क्लोरीन से। वैसे ही सुक्रोज जो है वो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इसको आगे 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग मीन्स
अपचाई, अपचाई शर्करा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर दूसरा है। नॉन रिड्यूसिंग को हिंदी में कहेंगे अनपची शर्करा। जो अपचाई शर्करा होते हैं वो हमारे लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर, जो भी दूध में शर्करा पाई जाती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। और दूसरा है माल्टोज। जो अनपचयी शर्करा होती है वो है हमारी सुक्रोज। नेक्स्ट है ओलिगोसैक्राइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि कम, कुछ कुछ, फ्यू कम, कुछ कुछ। और सैकराइड शुगर या फिर स्वीटनेस। तो जो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं वो आपके 3 या फिर 3 से लेके 9 जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं उनको अगर हम आपस में मिला दें, जैसे कि हमने 3 मॉलिक्यूल्स मोनोसैक्राइड का लिया और उन्हें हमने आपस में जोड़ दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो वो कहलाता है रैफिनोज। जो ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे रैमनोज, रैफिनोज और स्टैकरोज। जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है ये इसे हमारी जो छोटी आंत यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन कही जाती है वो इसे नहीं पचा पाती है, क्योंकि हमारे शरीर में हर एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम या तो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। स्टमक में तो कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारी छोटी आंत यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक एंजाइम जैसे उनके हिसाब से उनकी जो शर्करा आती है, उनकी जो कार्बोहाइड्रेट आती है वो उसे लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं उन्हें लेकर के हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जो भी ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं ये पाचक नहीं होते हैं, मतलब कि ये इनडाइजेस्टिबल और नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं। तो अगर जैसे हमने कोई भी ओलिगोसैक्राइड से भरा हुआ खाना खाया तो वो खाना हमारी सीधे स्टमक से होते हुए, छोटी आंत से होते हुए वो बड़ी आंत तक जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उस ओलिगोसैक्राइड्स को तोड़ते हैं, खाते हैं और उससे एनर्जी यानी कि ताकत लेते हैं। जो ओलिगोसैक्राइड्स होता है ये ह्यूमन बींग्स को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से बचाता है। बहुत लोगों को कब्ज की बीमारी होती है, तो उस अवस्था में लोगों को ओलिगोसैक्राइड का यूज़ करना पड़ता है, खाना पड़ता है। और अगर गलती से हमने ओलिगोसैक्राइड बहुत ज़्यादा खा लिया, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है हमने उससे ज़्यादा खा लिया, तो ऐसे लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। पॉलीसैक्राइड्स। पॉली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो जो पॉलीसैक्राइड्स हैं
जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे स्टार्च लिखा है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के। ये एक जो है ये शुगर एक यूनिट होती है, ये शुगर की हम इसे दूसरी यूनिट कहेंगे, ये शुगर की तीसरी यूनिट और ये शुगर मॉलिक्यूल की चौथी यूनिट। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बोला दो से ज़्यादा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक दो, दो से ज़्यादा यहाँ पे शुगर के यूनिट्स हैं और वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये टूटे ना। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमो का मतलब ही होता है सेम, यानी कि समांतर, और पॉलीसैकेराइड्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो से ज़्यादा, यानी कि अगर जो शुगर के जो यूनिट्स हैं वो दो से ज़्यादा आपस में एक तरीके के शुगर यूनिट्स, एक जैसे दिखने वाले शुगर यूनिट्स, जैसे कि हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर CH2OH है, उसी प्रकार यहाँ भी CH2OH है, यहाँ OH है तो यहाँ पे भी OH है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम कर रहा है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो ऐसे ही सब कुछ सेम है, इसमें सिमिलैरिटी है, सेम है। तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने एग्जाम्पल में भी लिख रखा है, ऐसे होते हैं हमारे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, डेक्स्ट्रन और भी बहुत सारे होते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब, हेट्रो का मतलब अलग, विभाजित, अलग तरीके के होते हैं। मतलब कि जैसे जो जो चीज़ सिमिलैरिटी हमने यहाँ देखी एक तरीके का कि ये चीज़ यहाँ है तो ये भी यहाँ पे है, ये एटम यहाँ है तो ये भी यहाँ पे है, ऐसा हेट्रोपॉलीसैकेराइड में नहीं होता है। अलग अलग शुगर यूनिट्स आपस में मिल करके हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अगार, एगरोज, हेपेरिन, ये सब। अगार, एगरोज, इनका प्रयोग हम अपने लेबोरेटरी में मीडिया या फिर कहेंगे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उनके खाने पीने के सामान में यूज़ करते हैं, जिससे वो इसे खाएं और जल्दी जल्दी ग्रो करें। सब तो नहीं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट शर्करा हैं जिनका हमें हर रोज़ जो हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मिलते हैं खाने को, उनका थोड़ा सा यहाँ पे मैं फंक्शन बता देती हूँ कि क्या है, किसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज की। मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्लूकोज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, इससे हमें ताकत मिलती है। इसका एक और नाम है और वो है डेक्सट्रोज, या फिर हम इसे ग्रेप शुगर कह सकते हैं। ग्रेप यानी कि जो अंगूर होता है, ग्रेप शुगर भी इसे हम कह सकते हैं। दूसरा है हमारा फ्रक्टोज। यहाँ हम जैसे देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज शरीर में अगर एकदम सही मात्रा में होता है तो हमारा ब्रेन का विकास, यानी कि हमारे दिमाग का विकास और हमारा जो खून होता है वो सही होता है। उनका जो कंसंट्रेशन, उनको जितना होना चाहिए हमारे शरीर में उस हिसाब से होता है। दूसरा है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इन सभी शर्करा में से सबसे मीठा होता है और ये बहुत ही जल्दी घुलने वाला होता है। जो फ्रक्टोज होता है इसे हम फ्रूट शुगर कहते हैं, यानी कि अगर हमें फ्रक्टोज को कहीं से भी निकालना हुआ, कि कहीं से भी अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हुआ तो हम इसे
फ्रूट से, यानी कि जो फल होते हैं वहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। जो फ्रक्टोज होता है ये मेटाबॉलिज्म्स में पार्टिसिपेट करता है। मेटाबॉलिज्म्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि हमारे शरीर में जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, जो मेन साइकिल होती है ग्लाइकोलिसिस की, उसमें हमारा फ्रक्टोज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगला है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि केन और टेबल शुगर। ज़्यादातर ये जो है शहद में, फल में, सब्जी में, इन सब जगह प्रेजेंट होता है। अपने नेचुरली ये सब इन सब जगह प्रेजेंट होता है। जो सुक्रोज है ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जो सुक्रोज होता है ये हमारा स्वीटनर होता है। हम जो यूज़ करते हैं, बहुत लोग चर्बी को घटाने के लिए ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम प्यूरिफाइड और कम पॉलिश्ड होता है। जो सफ़ेद शुगर हम घर में खाते हैं, घर में यूज़ करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है। उसको काफ़ी पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब वो जाके ब्राउन से सफ़ेद में परिवर्तित होता है। जो स्टार्च होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी शर्करा की उत्पत्ति होती है। और वो कैसे होती है? जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से शर्करा की उत्पत्ति होती है प्लांट्स में। और जितने भी शर्करा उत्पन्न होते हैं वो सब स्टार्च के फॉर्म में जाके उनमें डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें एनर्जी का जो स्रोत होता है वो होता है। जो स्टार्च के एग्जाम्पल से एक तो बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है जो जिसका सेवन हम लोग हर रोज करते हैं, वो है आलू। आलू, चावल, ये सब, इन सब में स्टार्च की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये है ग्लाइकोजन। जिस प्रकार से स्टार्च पेड़ पौधों में स्टोर होता है, उसी प्रकार से ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर होता है। हमने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। अब हमारे शरीर को, हमारे शरीर के हर एक सेल्स को एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में शर्करा की ज़रूरत होती है। अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो अब वो कहाँ जाएगा? तो वो सब जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स में, जानवरों में, हम में या जानवरों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि स्टोरेज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ज़्यादातर आपके प्लांट के सेल वॉल्स में पाया जाता है। जो सेल्यूलोज होता है ये भी इनडाइजेस्टिबल होता है, यानी कि इसे भी हमारे शरीर में ऐसा कोई एंजाइम इसको पचाने के लिए नहीं है। इसीलिए जो फ्रूट्स की जो स्किन होती है, या फिर हम कह दें कि सीड की जो कवरिंग होती है, सीड की कवरिंग का मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी जो बीज होते हैं उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो हमारा शरीर ऐसे नहीं पचा सकता है। तो इसीलिए सेल्यूलोज को हम इनडाइजेस्टिबल कहते हैं। ये मैंने 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें कि आपको शर्करा के जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा बताना है। और दूसरा है जो कि मैंने इस पीपीटी में भी आपको पढ़ाया है कि कार्बोहाइड्रेट और वाटर,
इन दोनों का क्या रोल है, क्या यूज़ है हमारे खाने में, इन दोनों को हम क्यों खाते हैं। लर्निंग आउटकम्स ये है कि जो हमारी डाइट है उसमें जो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या रोल है। ये सब कुछ रेफरेंसेस दिए हैं मैंने, जिसको आप ओपन करके और भी ज़्यादा अगर पढ़ना चाहें किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। और या फिर जो भी अगर आप डायग्राम्स या जो मैंने फ़ोटोज़ लगा रखे हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको देख सकते हैं। सो थैंक यू।